ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ करा दिया और न्यूटन सेकंड लॉ करा दिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, पर न्यूटन फर्स्ट लॉ के इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं आते, हमें समझने के लिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या किस बारे में बात करता है? इनर्शिया के बारे में, कि कोई चीज मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं। सिंपल सी बात है यार, कि मतलब कोई चीज बैठी, ये आराम से रुका हुआ है, इसको चलाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई चीज आराम से चल रही है, एकदम से मुझे स्पीड बढ़ानी है, तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा? मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई चीज चल रही है, उसको रोक रहा है, इसमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। यही था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। और जिसका जितना ज्यादा मास होता है उसको जाना उतना ज्यादा मुश्किल होता है ना। मतलब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मुझे क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, है ना। इसी में मैं तुम्हें बता देता हूं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी की टेंडेंसी कि फोर्स को क्या कर सके, वो रेज कर सके। फॉर एग्जांपल, एक अलमारी है 10 किलो की और एक अलमारी है 100 किलो की, किसको मूव कराना ज्यादा मुश्किल है? 100 किलो वाले की, क्योंकि 100 किलो वाले का इनर्शिया ज्यादा है, उसमें तो फोर्स लगाओगे तो तुम्हें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है ताकि तुम उसको मोशन में ला पाओ। ठीक है, तो इनर्शिया का कुछ नहीं बताता, ये बोला था जिद्दी बना है किसी ऑब्जेक्ट का, किस चीज का, कि अपने मोशन को वो मतलब जैसा है ना वो वैसा ही रहना चाहता है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसमें ही रहेगा, रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, है ना। जैसे तुम सो रहे हो सोते ही रहते हो जब तक तुम पे चप्पलें नहीं पड़ती। ठीक है, फिर न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाया था। न्यूटन सेकंड लॉ से असली फिजिक्स के मतलब चैप्टर चालू होता है, लॉज ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ये नहीं है, ये क्या है? इट इज अ स्पेशल केस। फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन तुमने 9th क्लास में पढ़ा है। फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन तुमने कौन सी क्लास में पढ़ा है? 9th क्लास में। 99% केस में ये लगता भी है, पर रियलिटी में न्यूटन सेकंड लॉ ये नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? चेंज इन मोमेंटम बाय। अच्छा, जैसे तुम आए हो, तुम इसे समझ लो कि मान लो डेल्टा है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पता चला कि बच्चों को ये आता नहीं है, तो मान लो तुम पे इनिशियल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है और फाइनल लेंथ जो 12 सेंटीमीटर है ना। पहले 10 सेंटीमीटर की रॉड थी, तुमने उसको मारा पीटा और 12 सेंटीमीटर कर दी, कितना चेंज आया उसमें? तो डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा एल का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चेंज कितने का आया। जहां पर भी डेल्टा लगा दूंगा उसका मतलब चेंज है। तो ये डेल्टा में कोई दिक्कत? अगर मैं पी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम बताया था, मोमेंटम तो सबको पता है, मैंने ये भी बताया था, इट इज अ मेजर ऑफ मोशन, है ना। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज मास इनटू अगर मैं चेंज इन मोमेंटम लिख रहा हूं, उसका मतलब है फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू। कोई एक बुलेट है अभी फायर नहीं हुई, इनिशियल मोमेंटम क्या है उसका? वेलोसिटी 0 है। फायर हो गई, इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो गई, है ना, तो उसका मोमेंटम कैसे निकलेगा? मास इनटू 100 मीटर पर सेकंड, है ना। और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा? चेंज इन मोमेंटम विल बी डेल्टा पी इज पी फाइनल माइनस इनिशियल। इसको मैं चेंज टाइम के चेंज से डिवाइड कर दूं, मतलब कितने सेकंड में उसका मोमेंटम का चेंज आए, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, तो ये क्या बन जाता है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, एंड दैट इज फोर्स। दैट इज फोर्स। मतलब सीधी सी बात है यार, मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ना। किसी पे फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? किसी पे फोर्स लगाऊंगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी, 0 पे या 0 से कुछ बढ़ेगी। अगर किसी कोई 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, ना उसका 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा। अगर मैं 10 से 12 करूंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर 10 से 12 हुआ तो उसमें किस में चेंज आया? पहले मोमेंटम था मास इंटू 10, बाद में मोमेंटम हो गया मास इंटू 12, तो मोमेंट किस में चेंज आया? मोमेंटम में। तो फोर्स कब कब आता है? जब जब चेंज इन मोमेंटम होता है। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि जब जब किसी में फोर्स लगेगा, जब जब मोमेंटम में चेंज आएगा तब तक क्या लगा होगा? फोर्स। मैं ये बोल सकता हूं जब जब फोर्स लगेगा तब तक मोमेंटम में चेंज आएगा। जब जब फोर्स लगेगा तब तक मोमेंटम में चेंज आएगा। मोमेंटम में चेंज आने का मतलब है इनडायरेक्टली किसमें चेंज आना? मोमेंटम में चेंज आने का मतलब इनडायरेक्टली फोर्स लगा है, और ये फोर्स लगा इसका मतलब मोमेंटम में चेंज आया है। मोमेंटम में चेंज आने का मतलब कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तुम ऐसे समझो, मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। 99% केस में तुम्हारा क्या चेंज हुआ होगा? वेलोसिटी। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बात है तुम्हारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। जैसे मैं ऐसे एग्जांपल चालू करता हूँ, क्यों माइनस?
हाँ वो क्या फिर बनाया था हमने डेल्टा टी प्लस एम फिर वी अलग डेल्टा। अरे वो ये है कि देखो असल में क्या है ना, वो मास कांस्टेंट, जब मास कांस्टेंट हो जाता है ना तब ये चीज आती है। वो जनरलाइज केस, जनरल फॉर्मूला है। जब मास कांस्टेंट नहीं भी होगा तब भी लग जाएगा वो। जो ये वाला था तुम लोग एक दूसरे को जानते कैसे हो? तुम भाई जो पुराने जो कब नहीं कैसे? स्कूल 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 पब्लिक ठीक है, देखो अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल। इसके लिए एक एग्जांपल मेरे सामने कोई आना चाहता हो तो यहाँ आ सकता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। अब प्रैक्टिकल ये है, फॉर एग्जांपल मान लो प्रैक्टिकली ये है कि चलो तुम गाल मत दो, हाथ दे दो, हाथ आगे से करना। मान लो इसका हाथ है, मैं इस पे ताली मारता हूँ, जब ताली मारूंगा तो मेरे हाथ में भी थोड़ा पेन होता है ना। तो मैंने इसके हाथ पे क्या करा, एक्ट करा, इसके हाथ ने मेरे पास क्या करा, रिएक्ट करा। पर इसमें ना एक चीज कैच है, पता बंदा क्या सोचेगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि मैंने जितनी फोर्स इस पे लगाई उतनी फोर्स ये मुझ पे लगाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा मेरे ऊपर, मेरे पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, मेरा फोर्स मेरे पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा। यही भ्रम है, इसी भ्रम को निकालना है। सुनो ध्यान रखना, अगर मैंने देखो अगर मैं इसके हाथ पे फोर्स, इसका हाथ तो पीछे जा रहा है ना, तुम ध्यान से समझो कि जिसपे एक्ट कर रहा है फोर्स वो बॉडी अलग है, और जिसपे रिएक्शन आ रहा है वो बॉडी अलग है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, मतलब अगर मैं एक्ट इस पे कर रहा हूं तो रिएक्ट किस पे हो रहा है, मुझ पे हो रहा है। ये दोनों बॉडीज क्या है, डिफरेंट है। हाँ बता था जैसे कि आपने इसके हाथ पे क्लैप मारी, ये 10 के एग्जांपल सर, वो जैसे कि वो 10 न्यूटन का फोर्स था, तो सर जब वो रिएक्ट होगा आपका जाएगा वो -10 हो जाएगा। हाँ यही फंडा है, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी ना। अरे मैंने इसके हाथ पे फोर्स इधर की साइड लगाई, इसने मेरे हाथ पे किधर की साइड लगाया होगा, इधर की साइड लगाया होगा। लेकिन मैंने तो लगाया नहीं, वो खुद लग गया। हाँ वो खुद लग गया। सर एक बात बताओ, मतलब अगर आपने इसे मारा तो मतलब सेम आपके पास भी आ रहा है, तो मतलब इसने भी आपको मारा। नहीं वो मारम पिट्टी का गेम अलग है। ये चीज समझ आई, एक्शन रिएक्शन पेयर समझ आया। इसमें मैंने क्या करा एक्शन, इसने मेरे से क्या करा रिएक्शन। अच्छा कभी भी ये डाउट नहीं आना चाहिए कि एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं पर अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। बट मैंने रिएक्ट इधर की साइड करा, मतलब एक्ट इधर की साइड करा, रिएक्ट इधर की साइड हुआ, इधर की साइड, दोनों की फोर्स की वैल्यू सेम है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ ही साथ सर पर इस तरफ से फोर्स थोड़ी है, फोर्स तो एक ही तरफ से लग रही है ना। अगर ये आप इसे चार बार मारने से ये ऐसे थोड़ी जाएगा। तुम समझ नहीं रहे। सर अरे भाई इसका हाथ छोटा है मेरे से, अगर इसका बहुत भारी हाथ होता ना शायद मैं इसको पीछे नहीं कर पाता। भाई मेरा हाथ से पीछे। चलो गन के एग्जांपल समझे। अब ये मैं समझना, मैं बुलेट लेके आ रहा हूँ, गन लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, किसी को फायर करो, आ जाओ। जिज्जा भाई गया है पुलिस वाले गए। चलो सीखो शांति से, सबको ये पता है। जब मेरे छर्रे वाली बचपन वाली गन की बात नहीं कर रहा मैं, जो रियल गन्स होती है जब से फायर करते हो तो गन रिकॉइल कर देती है, गन रिकॉइल करती है, सबको पता होगा ये बात। गन क्या करता है, रिकॉइल करता है। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आएगा कि जब बुलेट आगे जा रहा है, गन ने बुलेट पे फोर्स किधर की साइड लगाया, आगे की साइड, बुलेट किधर की साइड लगा देगा। एक्शन किस पे हो रहा है, बुलेट पे, रिएक्शन किस पे हो रहा है, गन पे। ठीक है, एक्शन किस पे हो रहा है, बुलेट पे, और रिएक्शन किस पे हो रहा है, गन पे। क्या बुलेट पे नेट फोर्स 0 है, नहीं, क्योंकि उस पर दोनों फोर्स एक्ट नहीं कर रही। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जब एक्शन रिएक्शन काम कर रहे हैं, दोनों इक्वल है और दोनों अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए। मान लो तनुष है, तनुष पे धक्का मैं यहाँ से 10 न्यूटन लगा रहा हूँ और मैं उधर से 10 न्यूटन लगा रहा है, तो ये क्या मूव करेगा कुछ भी। भाई फ्री फायर वाले बच्चों को समझ आएगा, सच्चा नहीं कर वाला धीरे समझ नहीं आएगा। अरे बस फ्री फायर तो इक्वली नहीं होता, आपको एग्री भी आएगा।
अरे यार सिंपल सी बात समझो, पूरियां पूरियां तुम लोग दे रही हो अंदर रहो, ऐसा नहीं बहुत जान से पुश कर देना। अभी मान लो ये फोर्स लगा रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं फोर्स किधर की साइड लगा रहा हूँ? फीस के ऊपर 400-500 अरे थोड़ा तो उधर हो। अरे बस मैं इस पे किधर की साइड ऐड कर रहा हूँ? इधर की साइड। और ये इस पे किधर की साइड ऐड कर रहे हैं? इधर की साइड, है ना? तो अभी हम दोनों का फोर्स इक्वल है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अच्छा, दोनों फोर्स किस पे एक्ट कर रही है? सिंगल बॉडी के ऊपर। इसलिए नेट फोर्स कैंसिल आउट होकर क्या हो रहा है? मैं भी इस पे एक्ट कर रहा हूँ, ये भी इस पे एक्ट कर रही है। आया समझ? तो यूनिफॉर्म मोशन और वो वाला है भाई, वो फोर्स का है। मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ मैं। अभी हम फोर्स के बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं। तो अगर दो फोर्स इक्वल हो और अपोजिट हो और साथ ही साथ सेम बॉडी पे काम करते हो, तब उसमें फोर्स क्या होता है? पर न्यूटन, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। जब तुम उसे धक्का मार रहे हो ना, तो ये इसकी बॉडी इस पे धक्का मार रही है, फोर्स ट्रांसमिट भी तो हो रहा है, तो इसी पे तो रहा फोर्स। आया समझ? बट एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन में ये हो रहा है कि अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो रिएक्ट किस पे कर रहा है? मुझ पे। उसमें इक्वल फोर्सेस है, अपोजिट डायरेक्शन भी है, पर बॉडी सेम नहीं है, इस वजह से कैंसिल आउट नहीं होता। यस, और उसमें दो अलग-अलग बॉडी होगी इसलिए। हाँ, अब जैसे इसका एग्जांपल लूं मैं, जब ऐसी जरूरत नहीं है, फीस को इतनी देर फीस की तरह से सर नहीं क्या बहुत फेमस एग्जांपल था, जैसे कि अगर आप दीवार पर धक्का मारे, दीवार आपकी हो जाएगी। हाँ इसमें भी अप्लाई होता है बिल्कुल। अभी एक और चीज बता देता हूँ, सुनो सुनो, अरे शांत। मैंने आपको ऐसे धक्का दिया तो मैं भी पीछे आ गया ना। हाँ देखो सुनो, अब तुम लोग ये सोचते हो कोई चीज हमेशा ऊपर से किधर किस साइड गिरती है? नीचे की साइड, क्योंकि उसमें कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ। तुम्हें ग्रेविटी नीचे से खींच रही है, तुम भी अर्थ को ऊपर की साइड खींचते हो, तुम्हें पता है? एक्शन रिएक्शन पेयर ही तो है। अगर अर्थ का सेंटर तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम्हें इधर की साइड एमजी से नीचे खींचता है ये, तो तुम भी तो उसको एमजी से ऊपर खींचते हो। और ये कहोगे सर हम पे तो एक्सेलरेशन दिख जाता है, इसमें तो दिखता ही नहीं। इसका मास इतना ज्यादा है, तुम जैसे को निपटा दे, मतलब क्या हो तुम, क्या हो खाता तुम्हारी इस अर्थ के आगे? कुछ भी मास, बैक्टीरिया भी नहीं हो तुम इसके लिए। वायरस की तरह एक्ट करो, उससे भी तुम समझ लो। हाँ क्या चीज? वैक्यूम में क्या? वैक्यूम में क्या क्यों नहीं अप्लाई होती? अरे भाई ये ग्रेविटेशन, हमें जो अर्थ खींच रहा है वो कौन सी पुल है? ग्रेविटेशन पुल। अर्थ और सन जो खींच रहा है वो कौन सा पुल है? क्या अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम नहीं है? किसने बोला वैक्यूम में कौन सी लगेगा? बिल्कुल करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारे बीच में मीडियम क्या है, समझ रहे हो? तो एवरी एक्शन हैज, न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट द थिंग इज it acts on two different bodies. That's why net force on a body is not zero in case of action reaction pair. समझ आया? एक और अरे बस एक और एग्जांपल दूं, जैसे तुमने बुलेट का लिया था, अरे शांत हो जाओ। देखो पहला केस क्या है, इसमें बुलेट है, इसमें क्या है? ड्राइंग में मत जाओ बेटा। अभी मान लो इसके अंदर बुलेट है, फंसी मस्त अपना है। अभी तुम समझो, अरे शांत हो जाओ। इस टाइम वेलोसिटी, सुनो, इस टाइम जो वेलोसिटी ऑफ गन है वो भी क्या है? 0। और जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो भी क्या है? 0। अच्छा ध्यान रखना जो नए बच्चे हैं,
इधर की साइड कोई भी चीज लिखूंगा मैं, उसके डायरेक्शन के साथ क्या लगा देता हूं मैं, आई कैप इज जस्ट द डायरेक्शन कि मैं टुवर्ड्स ईस्ट लिख रहा हूं। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। इसको आई कैप से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको माइनस आई कैप को, इसको जे कैप को, और इससे ताकि बार मुझे लिखना ना पड़े। आया समझ? प्रभु रुक तो जाओ, अब अरे रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ भाई। अभी इसकी वेलोसिटी, अभी बुलेट की वेलोसिटी क्या है? जीरो है ना। इसके आगे मैं आई कैप भी लगा दूं तब भी कोई फर्क पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसके ऊपर ये साइन लगाऊं तो ये क्या है? ये वेक्टर। और ये क्या है? वेक्टर लिख दे तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए। और ये केस 1 है, केस 1 है। अब जैसे गन ने इसको फायर करा, अब सुनो, शांत हो जाओ। अब इस बुलेट पे इस गन ने किधर की साइड फोर्स लगाया होगा? इधर की साइड। ये फोर्स ऑन बुलेट है, फोर्स ऑन, और किसने लगाया है? गन ने। और इसके जैसे बुलेट का इधर की साइड गई, आगे की साइड, ठीक है। और गन पे फोर्स किधर की साइड लगेगा? पीछे की साइड। ये फोर्स ऑन गन है बाय बुलेट। ये दोनों फोर्सेस इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट है तो मैं क्या लगा दूंगा? माइनस। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट तो सेम है दोनों का, पर डायरेक्शन क्या है? ऐसा समझ। अब ये वाला फोर्स को आगे साइड पुश करता है और ये वाला फोर्स को पीछे साइड पुश करता है। हाँ फाइनल गन कैसे आगे जाती है भाई? रुक जाओ, कभी गन फायर करा है? दूं AK-47 हाथ में? हाँ, अरे जो सोल्जर्स होते हैं, जो सिपाही लोग तुम्हारे बढ़िया, मतलब जो आर्मी में होते हैं, वो गन, आर्मी में वो गन कंधे पे क्यों रख के फायर करते हैं? ऐसे गन रख के थोड़ा फायर करोगे? यूं जा रहे हो, द थिंग इज कि शांत हो जाओ। इस पे रिएक्शन हो, इस पे एक्शन हुआ, इस पे क्या हुआ? पर इस पे नेट फोर्स 0 है क्या? इस पे की फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे नेट फोर्स 0 है क्या? इस पे की फोर्स एक्ट कर रहा है। अब देखो ये तो, हाँ इधर लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इधर लगा दो। देखो नेगेटिव ऑफ वेक्टर, शांत हो जाओ, नेगेटिव वेक्टर पढ़ाया है ना। अगर इस वेक्टर के नेगेटिव लगा दूंगा तो ये इधर की साइड हो जाएगा, इसके आगे नेगेटिव लगा दूंगा तो ये नेगेटिव का मतलब जिसके आगे माइनस लग गया, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या करनी है? ऐसा क्या फर्क पड़ेगा? सुनो सुनो, तुम इसको आई कैप लिख दो। क्या लिखा है तुमने? ये सही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। देखो समझो बात को, अगर ये डायरेक्शन 2 आई कैप है ना, तो ये डायरेक्शन क्या होगी? -2 आई कैप। ये क्या है? ये वेक्टर क्या है? इसका नेगेटिव, वही तो लिख रहा हूँ कि इसकी ये इधर की साइड जा रहा है। अगर मुझे इसका डायरेक्शन चाहिए तो इसके डायरेक्शन क्या क्या लगाना पड़ेगा मुझे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही डाउट चाहिए था मुझे। बस बस बस। अब सुनो, बुलेट का मास क्या होता है और गन का मास क्या होता है? मोमेंटम का चीज दोनों में सेम है, पर मोमेंटम किसका प्रोडक्ट है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम में दोनों चीज आएगी। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी। फॉर द सेम चेंज ऑफ मोमेंटम, फॉर द सेम चेंज ऑफ मोमेंटम, मान लो 100 का चेंज आना है मुझे, है ना। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या आएगा? कम आएगा। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मास क्या रहा होगा? आया समझ? किसी को दिक्कत? तुम मुंडी हिला रहे हो, समझ भी आ रहा है?
तो गन फायर ड्रॉप्स में जाके भिड़ जाएगी हां है ना? सर वैसे ये एग्जाम ग्रेडेशन के लिए नहीं है, पढ़ने वाला तो ब्लेड चलाता ये समझ आया? एवरी एक्शन हैज, तो यहाँ पर लिख लेना न्यूटन थर्ड। अरे शांत हो जाओ यार। बस ठीक है यार, ठीक है सोफा पर बेड तकिया वकिया दे दूं, कम्बल वम्बल भी है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? अरे ये दोनों फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ के कारण इक्वल है, अपोजिट है, बस है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्विवेलेंट। ये पीछे गया है। अरे फोर्स सेम है, इसका मास कम है, इसका कम है, इसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आ गया, इसका मास ज्यादा है, तो इसमें वेलोसिटी में चेंज क्या आया? नहीं होगी, नहीं होगी। अरे एक सेकंड रुक जाओ, एक एग्जांपल लूंगा, सब समझ जाएगा। एक एग्जांपल लूंगा, हाँ चलो शांत हो जाओ, शांत। हाँ 200 ग्राम की हालत है, हाँ हाँ ठीक है सर, तो क्या है इसका फोर्स? 20,000 है। अरे यार तुम देख लो, तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल ही ले लो तुम लोग, इस पे दिक्कत हो रही है कि दोनों फोर्स बराबर नहीं होंगी। देखो इसका मास मान लो 100 ग्राम है। कितना ग्राम है? 100 ग्राम है, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी आई है, बस यार, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो आया वो कितना है? 100 मीटर आई कैप का मतलब टूवर्ड्स। और जो गन की वेलोसिटी आई है, गन का मास मान लो 2 किलो है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी किधर की साइड कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ गन मुझे नहीं पता, पर इधर की साइड होगी ये पता है, क्योंकि एक्शन इधर हुआ तो रिएक्शन इधर होगा, है ना। और मुझे साथ में ये पता है कि जितनी फोर्स इस पर लगी होगी ना, उतनी फोर्स किस पे लगेगी? इस पे। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू, और एक्सेलरेशन क्या होता है? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? मान लो इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में बुलेट फायर होने में कितना टाइम लगा? 0.1 सेकंड। मतलब 0.1 सेकंड में बुलेट क्या हो गई? फायर हो गई, है ना। तो मास क्या है? अभी हम किस पे फोर्स निकाल रहे हैं? फोर्स निकाल रहे हैं मैं किस पे? बुलेट पे। और कौन लगा रहा है? गन लगा रहा है, ठीक है। आप समझो बात को। मास क्या है? बुलेट का मास कितना है? 100। और उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? किस में कन्वर्ट करने के लिए? केजी में। और चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम को सीधा दे रखा है, कितने सेकंड में हो गया? 0.1। ये कितना है? 0.1। और वेलोसिटी में चेंज कितना आया? फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 100। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बुलेट की? इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी थी, बाय 0.1। 0.1 से 0.1 कट गया, इसका फोर्स कितना आया? 100। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इतनी फोर्स किस पे लगी होगी? इतनी फोर्स किस पे लगी होगी? इतनी फोर्स किस पे लगी होगी? अभी मैंने पढ़ाया जो गन पे जो फोर्स लगेगी। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है? बुलेट की जो, रुको, ये 100 आई कैप था ना, तो इसका डायरेक्शन क्या है? आई कैप, मतलब बुलेट की फोर्स लगेगी इधर की साइड। हाँ, आप गन पे जो फोर्स लगा रहा है बुलेट, वो क्या होगा? माइनस ऑफ
अब ये इसकी वैल्यू कितनी आई है 100, और 100 करके माइनस लगाए तो ये कितना हो गया सिंपल, मतलब इस पे फोर्स इधर की साइड लगेगी, वैल्यू कितनी होगी 100 और डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट। अरे वही तो निकालो, 2 मिनट रुक तो जाओ। एक बार वैसे निकाल दो गन की भी अब मैं किस पे फोर्स निकाल रहा हूँ, गन पे, किस पे फोर्स निकाल रहा हूँ, तो मास के साथ रखूंगा, मास के साथ रखूंगा भाई गन का, चेंज इन वेलोसिटी भी किससे रखूंगा गन की, दो भी होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। मास कितना है गन का 2, चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, तो वो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है v फाइनल माइनस बाय चेंज इन टाइम कितना है 0. ठीक है, सर 100 ही लिख दे रहे ना, क्योंकि माइनस तो आएगा भी डेफिनेशन होगा, या वैल्यू आई क्या बता दो डायरेक्शन में, ये माइनस किस चीज का सर, माइनस बस डायरेक्शन की वजह से, ये डायरेक्शन हटा दो क्या, किस चीज का डायरेक्शन हटा देता हूँ, वैल्यू पे खेलते हैं, प्योर पीछे बस, अभी मैं सिर्फ वैल्यू निकाल रहा हूँ, दिमाग से तो निकल गया ना, डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो ये v फाइनल वेक्टर v फाइनल माइनस v इनिशियल हो गया। अच्छा ये 0.1 इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10, और 2 को फिर इसमें जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 50 v फाइनल इज माइनस v इनिशियल इज 100 into 0.1 डिवाइडेड बाय, तो कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, और v फाइनल माइनस v इनिशियल तुम्हारा कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है बुलेट की, ओ सॉरी गन की, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो v फाइनल माइनस 0 इज 5, v फाइनल कितना आ गया 5। देख रहे हो फोर्स दोनों पे सेम लगी है, पर इसका मास ज्यादा है इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या आई है कम आई है, इसका मास कम है इसकी वेलोसिटी क्या आई है 100 मीटर। तो मास हाँ हाँ फॉर द सेम चेंज ऑफ मोमेंटम। अरे तुम क्या पढ़ते हो, देखो ये देखो p होता है मास इनटू वेलोसिटी, दोनों में मोमेंटम का चेंज क्या आएगा सेम आएगा, तो ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे मान लो 8 वैल्यू है, ये 2 into 4 से भी हो सकता है, मास 4 हो वेलोसिटी कितनी हो 4 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मास 4 रहा हो वेलोसिटी क्या रही हो 2 रही हो। अगर वैल्यू सेम है तो जब अगर एक चीज बढ़ाऊंगा, एक चीज को मैंने नीचे क्या कर दिया बढ़ा दिया, तो दूसरी चीज अपने आप क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। आया समझ, ये चीज होता है। अरे अरे और भी एग्जांपल लो, मैं और एग्जांपल देता हूँ इसके। अरे शांत हो जाओ, मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद इंजीनियर, सबको पता ही है, उस पर 2 एग्जांपल दे रखे हैं, एक मैंने अनार जला के दिखाया था, एक चरखड़ी वाला, वो दोनों एग्जांपल इसी के हैं। अरे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ फिर देख लेना। शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ एक चीज जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाम सुना है? अरे भैया अभी बंद कर दो, हाँ कोई बात नहीं, अब ये टॉपिक है, अब हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो शांत हो जाओ, मैं मना कर रहा हूं ना, भी मत देखो। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है, मोमेंटम कंजर्वेशन बोलता है कि देखो ध्यान से समझना कि हम ना बॉडी देखते हैं, सिस्टम देखते हैं हमेशा, है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ना ये जो पूरा बुलेट मास का सिस्टम है, सिस्टम पे एक बुलेट पड़ी, गन पड़ा हुआ है, देखो अरे सुनो भैया शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी बुलेट पड़ी हुई है,
ये मिल गई हमें निकल जाएगी तो रेडी कर दिया हैं क्या बोल रहे हो? हमेशा आगे तो तू बना रहे भाई यहां पे देखो मैं जो है ना, जो मास ऑफ गन है, मास ऑफ गन है, उसको मैं m1 ले लेता हूँ, और मास ऑफ बुलेट जो है उसको मैं क्या ले लेता हूँ, m2। जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन है उसको मैं u1 ले लेता हूँ, और जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है उसको क्या ले लेता हूँ, u1, सॉरी u2। आया समझ? आया समझो? जो m1 है, m1 क्या है, m1 इज मास ऑफ गन, m2 क्या है, m2 क्या है, मास ऑफ बुलेट, u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, और u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ। मैं क्या करने वाला हूँ, सिस्टम देखने वाला हूँ। सिस्टम क्या, इन दोनों को मैं क्या लेने वाला हूँ, एक ही सिस्टम। मतलब मैं पूरा सिस्टम एक ही मान रहा हूँ कि इन दोनों को आइसोलेट करके मैं पढ़ रहा हूँ, और दोनों क्या मेरे एक ही सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम एक ही है, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालूंगा इनिशियली, पूरा है। अरे सिस्टम होता है जब जिसको मैं ऑब्जर्व करके पढ़ने वाला हूँ। देखो एक सिस्टम क्या होगा, या तो मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ कि बुलेट को अलग पढ़ो, गन को, अगर बुलेट को अलग पढ़ा हूँ, गन को अलग पढ़ा हूँ, तो दोनों सिस्टम अलग अलग हुए। और बुलेट गन को एक साथ पढ़ रहा हूँ तो दोनों सिस्टम क्या हुए, एक हुआ। आया समझ? ये मिनट 2 है, तो और कभी पढ़ाया नहीं मैंने, तो भी ध्यान में। तो और कभी क्यों पढ़ रहे हो? टॉक बाद में पढ़ूंगा। देखो इनिशियल, अरे भैया 11th में है, रोटेशन में। हाँ इनिशियल मोमेंटम, पूरे सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम में क्या आएगा, जब मैंने बुलेट और गन दोनों सिस्टम में लिया है, इनिशियल मोमेंटम में क्या लिया मैंने, सिस्टम में क्या लिया, बुलेट और गन दोनों में लिया, तो मोमेंटम में मैं क्या रखूंगा, इनिशियल मोमेंटम में दोनों का ही मोमेंटम रखूंगा। आया समझ? इसका भी रखूंगा और इसका भी रखूंगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या पूरे सिस्टम का, m1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, m2 u2। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा अब जब बुलेट फायर हो गई, हाँ ये इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का ऊपर वाला तो इनिशियल की लिखी है ना, सब है। हाँ पूरे सिस्टम की लिखी है। नीचे वाली अब मैं जब बुलेट फायर हो गई, वो देख सेम केस है, पर बुलेट फायर हो गई, ये इनिशियल केस है और ये फाइनल केस है। जब बुलेट फायर हुई, बुलेट फायर हुई तो इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं मैं कितनी हो गई, v2, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v1, ठीक है। तो v1 क्या है, v1 है फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, और v2 क्या है, ऐसा समझ? देखो एक बात बताओ, अगर इन दोनों को मैं सिस्टम ले रहा हूं, ये एक ही सिस्टम का पार्ट है, तो ध्यान रखना जितनी फोर्स गन ने इस पे लगाया उतनी फोर्स ने इस पे लगा दिया, दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट है, तो उसको मैं ले लूंगा इंटरनल फोर्स। क्या ले लूंगा, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स मतलब जो इस पे एक्ट कर रहा है उतना ही ये रिएक्ट कर रहा है। तो पूरे सिस्टम, अगर मैंने इन दोनों को एक सिस्टम में लिया तो दोनों पे नेट फोर्स कितनी हो गई, एक सिस्टम का पार्ट है तो 0 होगी। अगर बुलेट को मैं अलग से लूंगा तो उस पर फोर्स है, इसको मैं अलग से लूंगा तो इस पर फोर्स है, और दोनों को सिस्टम लूंगा तो फोर्स, क्योंकि इस पे जितनी फोर्स लगी उतनी इस पे लग गई, और दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट है। तो अगर मैं पूरे सिस्टम में फोर्स प्लस करूंगा तो वो फोर्स कैसे प्लस होगा, इस पे फोर्स प्लस इस पे फोर्स। और अभी हमने पढ़ लिया कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस पे जितना एक्शन होगा उतना इस पे रिएक्शन होगा, तो दोनों फोर्स ऐड होगी, कितनी हो जाएगी। जब मैं सिस्टम लूंगा तो मैं इंडिविजुअल सब कुछ ऐड करूंगा। अगर मैं ये पूरा सिस्टम का पार्ट है तो इस पे जितनी फोर्स लग रही है वो प्लस इस पे जितनी फोर्स लग रही है वो ऐड होंगी, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी, 0। इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स है, जो ये फोर्स है कौन सी फोर्स है, इंटरनल फोर्स।
एक्शन रिएक्शन वाली फोर्स। इंटरनल फोर्स कौन सी, मतलब अंदर से एक्शन रिएक्शन वाली फोर्स। कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही। एक्स्ट्रा फोर्स कब लगेगी, मान लो एक्स्ट्रा फोर्स तब लगेगी जब मैं बुलेट को एक उस पर रख दूं, कार पे रख दूं और कार को एक्सीलरेट करा दूं। तो बुलेट जो कार है वो खुद कार को एक्सीलरेट कर ही रही है। वो टैंकर देखे ना, टैंकर्स, हाँ चलो तुम हवा को ही ले लो, कोई हवा आई बहुत तेजी के साथ और गन आगे से झटका खा रही है, तो इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है। बट अभी क्या है, अभी इन दोनों के सिस्टम के अंदर इस जो ये एक्टर है वो रिएक्ट कर रहा है। जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं ना, जब तुम दोनों को सिस्टम ले लेते हो, कि हमसे फोर्सेस बन जाते हैं इंटरनल फोर्सेस। कैसे फोर्सेस बन जाते हैं, फिर तुम्हें इंटरनल फोर्सेस आपस में हमेशा क्या होंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि कौन से क्वेश्चन पेयर्स है ये, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। आया समझ? तो इंटरनल फोर्सेस हमेशा क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। क्यों कर देते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस मोस्ट ऑफ द केस में क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसे होते हैं, अब एक्शन रिएक्शन पेयर है तो उन्होंने क्या करा, कैंसिल आउट कर दिया। क्या करा, कैंसिल आउट कर दिया। कोई एक्स्ट्रा फोर्स है इसमें, नहीं। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, तो पूरे सिस्टम, पूरी बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो गया, पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो का क्या मतलब है, बुलेट पे नेट फोर्स जीरो है, गन पे नेट फोर्स जीरो है, दोनों मिला के जीरो है। इंडिविजुअली फोर्सेस है, इंडिविजुअली फोर्सेस है, पर पूरा सिस्टम लूंगा तो फोर्सेस, अगर फोर्सेस जीरो है, अगर फोर्स, अच्छा इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, P फाइनल इज व्हाट, m1 v1 प्लस m2 आया समझ। जो नेट फोर्स होगा सिस्टम के ऊपर, F नेट ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर, ये किस किस का सम है, एक तो सम होगा जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसका, प्लस जितनी भी इंटरनल फोर्सेस है। इंटरनल फोर्सेस मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर्स। अगर दोनों को सिस्टम ले लिया है तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या करेंगे, कैंसिल आउट। इसमें इंटरनल फोर्सेस क्या है, जीरो, वो तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, है ना। तो एफ नेट किसके इक्वल आ रहा है, बस एफ नेट किसके इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, एफ एक्सटर्नल, मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही इन दोनों के ऊपर एक्शन रिएक्शन के अलावा। अगर एफ एक्सटर्नल ही जीरो है, एफ एक्स एक्सटर्नल इज जीरो, एफ एक्सटर्नल इज जीरो, तो नेट फोर्स सिस्टम पे क्या हो गया, मतलब इस पे कोई भी फोर्स एक्ट पूरे सिस्टम पे नहीं कर रही, इंडिविजुअली कर रही है। मतलब ये इनिशियल वाला ही हो गया ना वैसे। हाँ इंटरनल फोर्स है, हाँ इंटरनल फोर्स होगी, पर जब भी इंटरनल फोर्स होगी वो एक्शन रिएक्शन ही होगी, अच्छा जीरो कैसे होता है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन क्या होता है, इक्वल होता है बट अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो आपस में हमेशा क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आया समझ? सर केमिस्ट्री अरे भैया 2 मिनट रुक जाओ, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 घंटा फिक्स कर रखा है मैंने, जिसमें जिस हिसाब से फ्लो चल रहा है, अगर वो खत्म हो गया, ये बता दें कि क्लास एक्स्ट्रा पढ़ेगी, हाँ 10 मिनट 15 मिनट बढ़ेगी। रोज 10 मिनट नहीं पढ़ती, फिर तो बढ़ती तो है, फिर 2 बजे तक ये बैठा रहेगा, फिर तो भाई 2 बजे से आगे तक शुरू किया। नेट फोर्स कितना हो गया, 3 बजे जीरो। नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो है। सर ब्रेक हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं है? अरे मैं समझाने आता हूँ कि मोमेंटम कंजर्व कब होता है, मोमेंटम तब कंजर्व होगा जब पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो। कोई बच्चे ये पूछता है सर आपने तो बोला नेट फोर्स जीरो, तो इंटरनल फोर्स एक्ट कर रही है। इंटरनल फोर्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरनल फोर्स आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से मतलब होता है। आया समझ? ये वाला सेशन समझ नहीं आया, ये इसके ऊपर वाला ये आपने काटा किस बात पे, इंटरनल फोर्स भाई एक्शन रिएक्शन से कट जाती है। ये नहीं भाई, इंटरनल इंडिविजुअल फोर्स होता है कॉम्बिनेशन में भी अच्छा हाँ ठीक है, देखो आधा ठीक है। और देखो नेट फोर्स किस पे देख रहा हूं मैं, सिस्टम पे। तो अगर नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन, अगर मैं नेट फोर्स सिस्टम पे देख रहा हूं तो चेंज इन मोमेंटम किसका देखूंगा, सिस्टम का। तो चेंज इन ये होगा चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। पर एक मोमेंटम का चेंज किसका है, बुलेट का, गन का, या दोनों का, सिस्टम का, है ना। तो अगर यहां से पर डेल्टा टी मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, वो जीरो। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम किसका, सिस्टम का, माइनस इज जीरो। पी फाइनल इज इक्वल टू पी
कभी भी ऐसा आ जाए ना इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सेम आ जाए, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सेम आ जाए, इसका मतलब क्या है, वो चीज क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वैल्यू चेंज, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट मतलब फाइनल और इनिशियल क्या रहेंगे, सेम। जो ये फाइनल और इनिशियल सेम है, यही क्या है, मोमेंटम का कंजर्वेशन। क्या मोमेंटम का, कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम क्या रहा, मोमेंटम में कोई चेंज, क्या मोमेंटम में बुलेट में चेंज आया है, बुलेट में आया है, गन में आया है, गन में आया है, पूरे सिस्टम में आया है, सिस्टम में नहीं आया। कैंसिल आउट, हाँ। सिस्टम को ही ला सकता है। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, रुक जाओ। मोमेंटम कांस्टेंट तभी होता है जब नेट फोर्स 0 होता है। हाँ मोमेंटम, अच्छा बट कंजर्व मोमेंटम क्या होता है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी या ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन मोमेंटम विल बी कंजर्व। इसका एक और एग्जांपल दो तुम्हें, तुम दिवाली में अनार जलाते हो, दिवाली में अनार जलाते हो ना, अनार में, हाँ आप सुनो, अनार में क्या होता है, अनार में जो भी उसका बरूदा जो भी था जो जल रहा है वो इनिशियली किस पे था, सब कुछ जब तुमने उसे जलाया नहीं था, इससे बात कर रहे हो भाई, क्लास का डेवलपमेंट क्या है। हाँ तो एक मिनट मैं समझा देता हूँ, फिर वीडियो ओपन करके देख लेना। रुक जाओ भैया, बंद करो उसको। जो अनार होता है, अनार होता है, सुनो, अनार और इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो किस पे है, रेस्ट पे। पार्टिकल्स और अनार दोनों को मैं किसका ले रहा हूँ, एक सिस्टम ले रहा हूँ, है ना। अब सुनो एक बात ध्यान रखना, जब ये जलता है तो आधा इधर जाता है और आधा उधर जाता है। वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इसमें से अनार जलाया तुमने तो जब पार्टिकल्स इधर की साइड गए तो उनका मोमेंटम किधर की साइड आ गया, इधर की साइड। इनिशियली किस पे था, ये रेस्ट पे। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, चाहे बारूदा हो चाहे ये अनार हो, दोनों किस पे, रेस्ट पे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, जीरो, और इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग नहीं रही, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो। फाइनल मोमेंटम जीरो कब होगा, या तो दोनों जीरो हो या फिर एक इधर जा रहा हो तो एक इधर जा रहा हो। क्यों, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। आधा का इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए आधे पार्टिकल्स इधर भाग जाते हैं और आधे पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स एक साथ नहीं जा सकते, फिर वो न्यूटन जो मतलब कंजर्वेशन मोमेंटम है वो इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए अनार के आधे पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, आधे पार्टिकल्स है। देखो मान लो ये पूरी चीज रेस्ट पे थी, है ना। इसका 0.5 ग्राम जो है ना, 0.5, इसमें ना 1 किलो बारूदा है मान लो, 1 किलो आज एग्जाम्पल ले लो यार, इसमें 0.5 ग्राम है। देखो अनार से तो कोई मतलब नहीं है, अनार चाहे रेस्ट जलने से पहले जलने के बाद हो तो रेस्ट पे ही रहता है ना। और दूसरा 0.5 ग्राम, मतलब इसमें 0.5 ग्राम इधर जाएंगे, 0.5 ग्राम इधर जाएंगे, है ना, है। आधा किलो भाई, केजी आएगा भाई, क्या ठीक है। अब अगर 0.5 kg 10 मीटर पर सेकंड से ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहे हैं तो इनका मोमेंटम क्या होगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 5 पर डायरेक्शन क्या है, आई कैप। और इसका क्या होगा, इसका -10 होगी वेलोसिटी, ये होगा 0.5 इंटू -10, ये होगा -5 आई कैप। अब मैं दोनों को प्लस, किसको प्लस करूंगा, मैं अनार का प्लस करूंगा, इस वाले का करूंगा, और अनार तो रेस्ट में था उसको कोई मतलब ही नहीं है, इसको प्लस करूंगा, इसको प्लस करूंगा, +5 है क्या -5 है, आई कैप क्या हो गया, कट गया, नेट कितना आ गया, 0। आया समझ, सोचो, अरे सोचो यार, सोचो। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, क्योंकि उसका मोमेंटम उधर की साइड आ गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए मास को इधर जाना पड़ेगा ताकि नेट कितना हो जाए, 0। जैसे मान लो ये इसको है, इसमें मैं फोर्स इधर की साइड लगा रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ उसमें नेट फोर्स 0 हो जाए तो उधर से भी कितनी आनी पड़ेगी, इक्वल फोर्स आनी पड़ेगी। वही चीज यहाँ पर हो रहा है, आधा मोमेंटम इधर चला गया तो आधा मोमेंटम को उधर जाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। आया समझ। कभी तुम इसको ना अनार को ना लिटा के जलाना, इसके पार्टिकल्स आगे जाएंगे तो ये पीछे भागेगा, हाँ ऊपर। सुनो क्यों होता है,
अनार को जब तुमने ऐसे करके जलाया, इसके पार्टिकल्स किधर गए? आगे की साइड। इसके मोमेंटम किधर की साइड है? आगे की साइड। अगर मोमेंटम आगे की साइड आया है, इसमें नेट फोर्स क्या है? जीरो, कोई फोर्स लग नहीं रही, तो फाइनल मोमेंटम को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। वो कब सेम होगा? इनिशियल मोमेंटम क्या पूरे सिस्टम का? जीरो। फाइनल मोमेंटम का भी क्या होना है? जीरो। वो जीरो कब होगा? आगे तो मोमेंटम आ गया, उसको जीरो करने के लिए इसको किधर जाना पड़ेगा? पीछे। तो नेट कितना हो जाएगा? देखो रॉकेट चलाते हैं, बहुत होता है कि सीधा जाता है, लेकिन कभी कभी ना वो टेढ़ा होता है। हाँ, ऐसे के अंदर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, वो कौन सी थियरी को है? वो उतना सीधा कि ताकि कांस्टेंट रहे, दोनों तरफ भी राइट है, लेकिन वो कभी राइट इंटरप्रेट हो जाता है ऑक्सीजन आपको क्या थर्ड लॉ से वैलिड नहीं क्यों नहीं वैलिड है? किलोमीटर क्यों क्या भाई? वो नासा का भाई? वो शीला फ्रेंडली वाला भी जाएगा इस पे एयर रेजिस्टेंस भी तो लग रही है, क्या लगे? एयर रेजिस्टेंस भी तो लग रही है। और तुम उसको बिल्कुल ऐसा खड़ा जलाते हो क्या? तुम उसको जलाते ही टेढ़ा हो, खड़ा थोड़ा जलाते हो। जो नॉर्मली तुम वो चलाते हो, जिसके क्या बोलते हैं उसको, स्काई शॉट। स्काई शॉट सीधा जाते हैं मोस्टली, वो बिल्कुल सीधा है ना, वो स्टेबलाइज है। तुम रॉकेट की लाइट टेढ़ा रहे हो, कभी मन करे ना उसको यूं जलाना, ट्राई कर रहा है मैंने कर रहा है यूं मत करना। हाथ को नहीं घुमा दिया कि छूटेगा ऐसा छोड़ोगे तो ऊपर उड़ जाएगा। आया समझ? क्या कंजर्वेशन मोमेंटम समझ आया? कंजर्वेशन मोमेंट। अरे एक बात बताओ, क्या बुलेट का मोमेंटम कंजर्व्ड है? यस बुलेट का मोमेंटम कंजर्व नहीं है। तो क्या है? बुलेट का है कंजर्व का मतलब होता है कि इनिशियल फाइनल वैल्यू सेम रहे। नहीं बुलेट का नहीं है। क्यों कंजर्व नहीं है? सिस्टम बुलेट का क्यों कंजर्व नहीं है? कि उसपे जब मैं सिर्फ बुलेट लूंगा तो जो एक्सलेरेशन पेयर है वो फिर इंटरनल फोर्स की तरह काम नहीं करेगा, उसमें फोर्स आ जाएगा और बुलेट पे भी आ जाएगा। ना बुलेट का इनिशियली कंजर्व्ड है ना गन का कंजर्व्ड है, पर दोनों एक साथ सिस्टम में लूंगा तो फिर एक्सलेरेशन आपस में इंटरनल फोर्स हो जाएंगे और कैंसिल आउट कर देंगे, तो फिर सिस्टम का क्या हो जाएगा? कंजर्व्ड हो जाएगा। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी या ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आया समझ? ये सर क्लास लेट ठीक है, क्लास खत्म होती है।